नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। मैं समीर सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज़ की खास सीरीज पंचायत चुनाव यात्रा। आज हम मौजूद हैं अयोध्या जिले के विकास खंड तारून के ग्राम सभा पारा हाथीगांव में। हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के ग्राम प्रधान। हालांकि कार्यकाल अब बीत चुका है और सीट जो है वो एससी आ गई है, तो भाई साहब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हालांकि हम चर्चा करेंगे इनके 5 साल के विकास के बारे में कि मौके पे जो जिनका इनका कार्यकाल 5 साल का बीता, कौन कौन से विकास के आयाम इन्होंने ग्राम सभा के अंदर में खड़े किए हैं। यदि ये दोबारा कभी सीट आती है तो चुनाव मैदान में आते हैं तो क्या विशेष इनका रोड मैप रहेगा, सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। सबसे नाम बताइए। मेरा नाम राम प्रकाश सिंह, निवर्तमान प्रधान। प्रधान जी, बात करते हैं लॉकडाउन की। जो भी प्रवासी मजदूर आए थे, क्या व्यवस्था उनको ग्राम सभाओं के अंदर में आपकी दी गई थी? लॉकडाउन के दौरान जो भी प्रवासी कामगार आए हमारे यहाँ, दिल्ली या बम्बई से, कलकत्ता से, कहीं से भी आए, तो प्राथमिक विद्यालय पारा हाथीगांव में हमने रुकने का पुख्ता इंतजाम किया था। और खाना बनाने का मेनू के अनुसार जो है हमने मेनू तैयार कराया था। और प्रतिदिन मेनू बदल बदल के खाना हम खिलाते रहे, बिस्लेरी का पानी पिलाते थे। और क्वारंटाइन, जो भी क्वारंटाइन थे प्रवासी कामगार, उनको किसी प्रकार की सुविधा हमने नहीं होने दिया। और नंबर 1 की व्यवस्था थी खान पान की। हालांकि उसका भुगतान भी नहीं हो पाया। तहसील प्रशासन द्वारा फाइल को अभी तक लटकाते रहे, उसका भुगतान कुछ नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। 18-20 हज़ार रुपये भी हम लोग खर्चा किए थे, लेकिन कोई भुगतान भी नहीं हुआ। लेकिन हम इस संबंध में कोई शिकायत वगैरह आपने तहसील प्रबंधन हम की? लोग मांग किए थे, डीएम साहब से, तहसीलदार से मुलाकात किए थे, लेकिन बस वही धन न होने का रोना, अधिकारी लोग रोते रहे और बात बीत गई। कार्यकाल भी बीत गया। अब तो हमको नहीं लगता कि भुगतान हो पाएगा। जो व्यक्ति क्वारंटाइन थे उस समय कोरोना पीरियड में, किस तरीके से उनको रोजगार का संकट बहुत बड़ा पैदा था उस समय जब वो प्रवासी मजदूर बाहर से आए थे, तो किस तरीके से उनको रोजगार ग्राम सभा के अंदर में दिया गया था? रोजगार मामले में तारून ब्लॉक में हमारी ग्राम पंचायत का दूसरा स्थान है, जबकि छोटी आबादी के मामले में बहुत छोटी ग्राम पंचायत है। आबादी बहुत कम है, 1200, इस बार तो 1322, 1350 वोटर हो चुके हैं। पिछली बार 1166 वोटर थे मात्र। आबादी के लिहाज से हमने काफ़ी काम भी मतलब जो है करवाया। क्षेत्र बड़ा है हमारी ग्राम पंचायत का, आबादी कम है। रोजगार के मामले में हम उनको मार्च महीने से लेकर आज तक कभी हमने काम नहीं बंद होने दिया। एक दिन भी मतलब जो है रोजगार के मतलब जो बिना रोजगार के लेबर को हम जो है लौटाए नहीं। अच्छा, विकास के मामले में हमारी ग्राम पंचायत का दूसरा स्थान है तारून ब्लॉक में। आप साइट खोल के देख सकते हैं, तारून ब्लॉक में दूसरा स्थान है। मनरेगा की साइट खोल के आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ब्लॉक में दूसरा स्थान है रोजगार दिलाने के मामले में। रही बात मुख्यमंत्री भरण, लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री भरण पोषण योजना के तहत 1000 रुपया सरकार ने घोषणा किया था कि 3 महीने 1000 रुपया प्रतिमाह जो प्रवासी कामगार थे उनको दिया जाएगा। तो हमने 45 लोगों को एक शिफ्ट में 45,000 रुपया दिलवाया। उसके बाद फिर 24 लोगों की सूची भेजा गया था। 69 लोगों को हमने 69,000 रुपया प्रतिमाह लॉकडाउन के दौरान 3 माह उनको दिलवाया गया। हाँ, रही बात किसी का मतलब 2 महीना पैसा आया, किसी का 3 या 1 महीने ही आ सका लास्ट वाली सूची में। मुख्यमंत्री भरण पोषण योजना के तहत हमने 3 महीना उनको लाभ दिलवाया, जो शासन की मतलब जो है हाँ से सुविधा मिल रही थी उनको बराबर हम मतलब दिलवाते रहे, रोजगार भी दिलवाते रहे। नहीं, बात करते हैं राशन कार्ड की। तो कुछ दिक्कतें थी कि जब कोरोना काल में जी हाँ, कि कुछ लोगों को, प्रवासी को राशन कार्ड नहीं बना था, तो किस तरीके से उनको राशन की व्यवस्था आप उपलब्ध कराए थे उस समय? जो प्रवासी मजदूर दिल्ली या बम्बई में रहते थे उनका राशन कार्ड कैसे संभव था? जब वो लोग आए तो सरकार द्वारा एक घोषणा किया गया कि जो प्रवासी मजदूर आए उनको राशन कार्ड उनका बनाया जाएगा, उनका अस्थायी राशन कार्ड बनेगा, उनको राशन, हाँ अस्थायी बना था। तहसील में पहला स्थान है हमारी ग्राम पंचायत का। 35 राशन कार्ड, अस्थायी राशन कार्ड, हमने 35 अस्थायी राशन कार्ड बनवाया है। उसकी जानकारी आप सप्लाई विभाग में कर सकते हैं या साइट खोलेंगे तो अस्थायी राशन कार्ड की साइट में आपको 35 लाभार्थी मिलेंगे कामगार के। उनका अस्थायी 35 राशन कार्ड बना था 35 लोगों का, और बराबर उनको राशन हम दिलवाते। हाँ, मिलता था लेकिन बंद हो गया, अस्थायी था, 3 महीने के लिए सुविधा थी। कोरोना काल में कोई पॉजिटिव मरीज आपके यहाँ का? कोरोना काल में हमारे यहाँ का कोई पॉजिटिव मरीज नहीं निकला। नहीं निकला। हाँ, 1-2 लोगों को लक्षण
चर्चा थी, लेकिन मतलब वो एक मरीज की मतलब एक मरीज निकले थे। हाँ, बस और कोई पार्टी नहीं निकला हमारी ग्राम पंचायत में। विद्यालय का कायाकल्प सरकार की प्रमुख प्राथमिकता थी, हाँ, तो किस प्रकार से आप विद्यालय का कायाकल्प हुआ है आपके यहाँ, किस प्रकार से हुआ है? विद्यालय का हमने संपूर्ण कायाकल्प करवा दिया है। बगल में विद्यालय है, आप देख सकते हैं। जी करीब 9-9.5 लाख रुपए की लागत से जी 2 साल का बजट हमारा विद्यालय के कायाकल्प में लगा। जी उसमें प्राथमिक विद्यालय के परिसर में जी मिट्टी भराई, खड़ंजा, पटंजा और बाउंड्री का उच्चीकरण। आप देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में जो गेट लगा है वो हम ही ने गेट बनवाया, दोनों गेट, उसका उच्चीकरण करवाया। डिग्री कॉलेज स्तर का गेट हमने बनवा दिया है। बाकी जो भी मतलब जो है शौचालय, वाटर सप्लाई, इन्हीं कोई भी असुविधा प्राथमिक विद्यालय में नहीं है। संपूर्ण कायाकल्प हो चुका है। दीनदयाल उपाध्याय विद्युत योजना के तहत क्या काम आपके यहाँ हुआ है? कितने परसेंट कितने लोगों के यहाँ विद्युत कनेक्शन नहीं था, जो कनेक्शन काम आपके यहाँ हुआ है? दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के तहत तो 4 मजरे हमारे यहाँ आच्छादित हुए। उसमें 4 मजरों में बनराजा बस्ती, केवटहिया, बढ़ईपुरवा, 4 मजरे जो है, और कीर्तुपुर। सबसे बड़ा काम हमने ये किया कि कीर्तुपुर के कोटे से, कीर्तुपुर में बिजली लगी थी, 1-2 घर वंचित थे, तो वहाँ पर महाविद्यालय प्रबंधक श्री मती सुभद्रा महाविद्यालय प्रबंधक राममूर्ति तिवारी है, उनका काफ़ी सहयोग मिला। तो कीर्तुपुर की मतलब के कोटे से जो विद्युतीकरण होना था, सबकी सहमति से वहाँ पर भी विद्युतीकरण हो गई। हमारे यहाँ बगल में हिरणपुरा है, आज़ादी के बाद से आज तक मतलब जो है विद्युतीकरण नहीं हो पाई थी, अभी उसका नंबर भी नहीं आया था, लेकिन हमने वहाँ का विद्युतीकरण करवा दिया। हाँ, करीब 35-40 घर हैं, उनका नंबर भी नहीं आ पाया था, लेकिन सबकी सहमति से कीर्तुपुर का भी विद्युतीकरण हो गया। उसी कोटे से अहिरन का पूरा का भी विद्युतीकरण हो गया। अब आज मतलब जो है पूरा गांव मतलब मजरा अहिरन का पूरा जगमग हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत क्या काम ग्राम सभा में आपके हुआ है? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारे यहाँ 100 शौचालय का लक्ष्य था। 100 शौचालय के सापेक्ष हमने 340 शौचालय का निर्माण करवाया। या तो कुछ लोगों का निर्माण कराया गया, कुछ लोगों को पैसा दिया गया, ठीक है ना। 22 शौचालय बाद में और फीड हुआ। 362 शौचालय का हमारे यहाँ निर्माण हो चुका है। मात्र 38 लोग बचे हैं। 38 लोग? हाँ, 38 बचे लोग हुए बचे हैं। वो सूची जा चुकी है। 60 नाम की सूची गई थी। 22 शौचालय आया, वो पैसा दिया गया लाभार्थी को। 38 लोग बचे हैं। 38 में अगर वो 38 शौचालय आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि पूरी ग्राम पंचायत में सबको शौचालय दे दिया गया है। प्रति परिवार 1 शौचालय सबको आच्छादित कर दिया गया है। तो हमारे गांव में शौचालय विहीन परिवार नहीं रह जाएंगे। सरकार की प्राथमिकता थी कि ग्राम सभाओं के अंदर में पंचायत भवन का निर्माण तथा सार्वजनिक शौचालय जो हुआ, तो उसका क्या निर्माण आपके यहाँ कितने % काम हो गया है? पंचायत भवन आप देख सकते हैं सामने, पीछे ही है हमारे। हाँ आपके पीछे ही है। पंचायत भवन हमने जो निर्माण कराया है उसको आप देख सकते हैं, और गांव में देखे होंगे। पंचायत भवन का नंबर 1 का निर्माण हमने करा दिया है। थोड़ा काम अंदर बचा है, बाहर सारा काम हो चुका है। अंदर कुछ काम फर्श वगैरह बचा है, प्लास्टर वगैरह, बाकी सारा काम हमने करवा दिया है। अलग बात है कि भुगतान अभी पूरा नहीं हो पाया है। भुगतान पूरा नहीं हो पाया। पैसा मतलब पैसे कमी से, हाँ कुछ भुगतान अभी अवशेष बचा है। काम हमने सार्वजनिक शौचालय? सामुदायिक शौचालय भी बगल में बना है, पंचायत भवन के बगल ही सटा कर बना है। नंबर 1 का सामुदायिक शौचालय भी हमने बनवाया है। यहाँ पर ऐसी हमने व्यवस्था करवा दिया है कि पूरे गांव का कार्यक्रम यहाँ पर पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय बनवाने के बाद हमने इसका जो परिसर है इसका लेबलिंग करवा दिया है कि यहाँ पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम या पब्लिक का शादी विवाह, मुंडन या कोई भी संस्कार, बारात घर टाइप में। बारात घर टाइप में। बारात घर भी हम पीछे जो है बारात घर मतलब उसका शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में इसको आने वाले समय में कोई भी प्रधान चुन के आता है तो व्यवस्था सारी हो चुकी है, बारात घर का भी निर्माण हो जाएगा। हाँ, आने वाला प्रधान अगर जागरूक होगा, सक्रिय रहेगा, तो बारात घर का निर्माण होना जरूरी है। बारात घर के लिए व्यवस्था भी है। हाँ, एक पुरानी बिल्डिंग है, उसको प्रस्ताव करके उसको हटवा के वहाँ से ईंट की कमी नहीं रहेगी। ग्राम पंचायत से कुछ धन लगा के एक बारात घर का निर्माण जरूरी है हमारे यहाँ। बारात घर का निर्माण हो जाएगा और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
जो आप CSC कहते हैं, जी जी, तो पाराराम मॉडल, जैसे पाराराम आप देखे होंगे, पाराराम। उस तरह का विचाराधीन हमारे यहाँ चल रहा है। रिपोर्ट शासन को गई है जी और बहुत जल्द इसकी स्वीकृति हो जाएगी। जी शायद इस महीने के अंत में या मई जून तक जी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC, जी जी एक बड़ा वाला अस्पताल पाराराम मॉडल, जी। बहुत जल्द मतलब ये अपना मूर्त रूप लेने वाला है पारादीनों में। यानी कि स्वीकृति हो गई है। स्वीकृति होने वाली है, स्वीकृति होने वाली है, विचाराधीन है। जी, रिपोर्ट शासन को गई है, जी शासन से रिपोर्ट मांगी गई थी, जी प्रस्ताव भेजा गया है। हमारे यहाँ ज़मीन भी है जी बगल में, जी और अस्पताल का निर्माण शायद अगले महीने तक, मई जून तक शुरुआत भी हो जाए। जी जी। जी अच्छा, बारात घर यहीं पर होना है। जी एक खाद बीज गोदाम का प्रपोजल चल रहा है, जी खाद बीज गोदाम भी यहाँ पर हो जाएगा। जी हाट पैड का हमने प्रस्ताव दिया है, जी हाट पैड अगर बन जाता है तो एक पक्की इसी पिच रोड से पीछे जो है खड़ंजा, जी 4 मीटर खड़ंजा निकालना जाएगा। जी और इतना सब होने के बाद जी अगर धनराशि आती रहेगी, कोई भी प्रधान जो चुन के आएगा, जी बाउंड्री वगैरह अगर बन जाएगी, जी तो जो हमारे प्रपोजल में था कि एक बढ़िया बड़ा गेट, हमारा विचार था कि यहाँ पर एक बड़ा गेट, हाँ, जी जैसे कि मतलब एक विकसित गांव दिखाई पड़े। जी अगर इतना सब हो जाएगा तो शायद मतलब 10-20 गाँव में की बात हम कर रहे हैं कि शायद इस गांव के टक्कर का और कोई गांव विकास के मामले में नहीं रह जाएगा। जी। और जो आपका रोड मैप है वो दिख रहा जो है। हमारा रोड मैप है वो दिख रहा है कि यहीं पर मतलब खाद बीज गोदाम, जी अच्छा, खेल मैदान निर्माणाधीन है, खेल मैदान भी बन रहा है। कुछ लोग विपक्ष के ऐसे लोग हैं कि वो हर काम में कुछ बाधा पहुंचाना चाहते थे जी और बाधा पहुंचाते हैं, बाधा पहुंचाने के आदी हो चुके हैं। जी खेल मैदान निर्माणाधीन है। खेल मैदान तो जरूरी है गांव के बच्चों के लिए। जिले हमें हमारे आपके बच्चे रहते हैं। जिले में 15 खेल मैदान आया था, जी। एक खेल मैदान हमने पास करवाया है, जी। एक खेल मैदान यहाँ पर बन रहा है। जी। दूसरा खेल मैदान हमारे बगल में ही अहरंगपुरवा एक गाँव है, जी अहरंगपुरवा के बगल भी ज़मीन उपलब्ध है, जी तो वहाँ पर भी एक हमारा प्रपोजल यही था कि एक खेल मैदान हम अहरंगपुरवा में भी, जो कि गांव के मध्य में पड़ता है, जी एक खेल मैदान वहाँ पर भी निर्माण कराया जाएगा जी भविष्य में। जी अगर कोई सहयोग लेना चाहेगा कोई भी, तो हम हमेशा सहयोग करते रहेंगे विकास के मामले में। ग्राम सभा के लिए। हाँ, ग्राम सभा के लिए। रोडों को लेकर क्या काम हुआ आपके पूरे 5 साल में, और नालियों को लेकर क्या काम हुआ है आपके यहाँ? रोड की जहाँ तक बात है, जी तो 5 साल के अंदर में हमने जी इतना काम करवा दिया है जी कि मात्र 1-2 मजरा ऐसा था कि जहाँ पर कोई चकमार्ग या मतलब जो है इस रिकॉर्ड में सड़क न होने, रास्ता चल रही है लेकिन रिकॉर्ड में न होने की वजह से कुछ दिक्कतें आई, उसका काम नहीं हो पाया सही से। उसका काम नहीं हो पाया। बाकी हर मजरा को हमने जो है जी खड़ंजा से या चकमार्ग से जोड़ दिया है। मुख्य मार्ग से। कम से कम 40-45 जी 8 सेक्टर मार्ग हमारे यहाँ बना है, 800 मीटर 900 मीटर दूरी का सांसद निधि जैसी सड़क हम बनाए हैं, जी गुणवत्ता परक ढंग से। जी 20-22 खड़ंजा हमने लगवाया है, जी 20-22 खड़ंजा। अब एक खड़ंजा क्षेत्र पंचायत की तरफ से स्वर्गीय भागीरथी तिवारी दादा की प्रेरणा से, जी उनके मतलब याद में जी ब्लॉक प्रमुख के द्वारा करीब 800 मीटर खड़ंजा दिया गया, वो भी लग चुका है हमारी ग्राम पंचायत में। ये भी हमारी एक उपलब्धि है। रही बात वो दादाजी की कृपा से ही मतलब खड़ंजा लगा, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत में उस क्षेत्र पंचायत से खड़ंजा लगा। जी प्राथमिक विद्यालय के सामने आप देख सकते हैं न्यूट्री गार्डन का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि जिले में कुछ चुनिंदा न्यूट्री गार्डन बनाए जा रहे हैं। जी वो न्यूट्री गार्डन निर्माणाधीन है, जी न्यूट्री गार्डन बन रहा है। जी अच्छा, नाली का निर्माण हमने जो कराया है, आप देख सकते हैं बगल में ही नाली बनी है। जी मतलब गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। जी जो भी काम हमने करवाया है, लंबी लंबी सड़कें बनी हैं जी और काफ़ी चौड़ी बनी हैं, जी और गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, चाहे सेक्टर मार्ग हो चाहे चक मार्ग हो। जी यानी समझ लीजिए कि 25-27 चक रोड हमने पटाया है, 27-28 वार्ड 10 सेक्टर मार्ग पटवा दिया है। खड़ंजा 22 से 25 लगा है, जी काम में कोई कमी नहीं है। जी काम जो भी किया गया है वो मतलब जो है ब्रांडेड काम हुआ है। ग्राम सभा में पशु शेड आए थे, किस प्रकार से उनको लोगों को लाभ दिया गया पशु शेड का? पशु शेड हमारी अन्य गाँव में, पूरे ब्लॉक में हर गाँव में 2 पशु शेड बनना था। जी 2 पशु शेड के सापेक्ष हमने 6 पशु शेड पास करवाया, जी 5 पशु शेड बन चुका है। एक पशु शेड में थोड़ा विवाद होने के नाते वो रुक गया, जी बाकी हमने 5 पशु शेड बनवा दिया है। बकरी शेड, उसकी भी गुणवत्ता आप देख सकते हैं। हाँ, 4 पशु शेड, ये बकरी शेड हमने बनवाया 5। वर्तमान में ग्राम सभा में ग्राम प्रधान का चुनाव और बीडीसी का चुनाव, जिला पंचायत, क्या उम्मीदें हैं? किस प्रकार के प्रत्याशी को आप चुनना चाहते हैं? ग्राम सभा के लिए, बीडीसी के लिए क्या?
देखिए, हमारा किसी को समर्थन नहीं है। जी हमारे यहाँ मुद्दा विहीन, नेतृत्व विहीन, जी हताश एवं निराश विपक्ष हमेशा षड्यंत्र रचता रहता है। जी अब वो गुट बनाकर जी हमेशा गरीब विरोधी, जी एक मतलब दबंगों का, अमीरों का एक ग्रुप है हमारे यहाँ। ये लोग चुनाव आने पर गरीबों की मदद तो 5 साल नहीं करेंगे, जी विकास से कोई वास्ता नहीं रखेंगे, जी लेकिन जब चुनाव आता है ये फर्जी संगठन बनाएंगे और कुछ जो खुराफाती किस्म के लोग हैं, जो विकास उनको चुभता है, जलनशील स्वभाव के हैं, तो वो सब इकट्ठा होकर अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। यही हमको देखना है कि मतलब जो है इन लोगों की राजनीति न सफल हो। प्रधान हम जनता से ही अपेक्षा करते हैं कि प्रधान उसी को चुने जो स्वेच्छा से अपने मन से काम कर सके। भावी प्रधान के ऊपर कोई मतलब किसी दबंग का या जो मतलब फर्जी संगठन बना के मतलब काम करवाते हैं, अनर्गल काम करवाना चाहते हैं, उनका किसी प्रकार का दबाव न हो। ऐसा प्रधान चुना जाए ये सबका साथ और सबका विकास और सबका सम्मान करे। बीडीसी के लिए क्या कहेंगे? बीडीसी की बात वही है। जी बीडीसी में जनता जिसको चाहेगी चुनेगी। हाँ, मान लीजिए आरक्षण वगैरह क्लियर होता है, इससे आने वाले पंचायत चुनाव में आप जनता के बीच में मैदान में आते हैं, तो क्या विशेष रोड मैप रहेगा आगे का आपका? रोड मैप हमारा जो एक कार्यकाल के प्रथम वर्ष में हमने विद्युत उपकेंद्र की स्वीकृति करवा दिया है। थोड़ी दिक्कतें उसमें आ रही थी ज़मीन वगैरह की, लेकिन सर्वसम्मत स्थान पर अपने ही सब सहयोगी लोग हैं, सर्वसम्मत स्थान पर बातचीत करके सर्वसम्मत स्थान पर विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है ना। जो भी अधूरे काम है, चाहे आने वाले चुनाव में जो प्रधान है, हमारा यही मतलब विचार है कि जो भी अधूरे कार्य हैं, परियोजनाएं चल रही हैं गांव में, विकास परक परियोजनाएं, गरीबों के हित में जो परियोजनाएं चल रही हैं, वो मतलब जो है काम परियोजना न रुकने पावे। जैसे प्राइमरी स्कूल से बिरोगी के घर तक एक नाली बनना है, 25 घर दलित हैं, इनको पानी बहने की बड़ी सुविधा रहती है, एक नाली का निर्माण यहाँ जरूरी है। पारा खास दलित बस्ती में 2 इंटरलॉकिंग प्रस्तावित है, वो इंटरलॉकिंग होना है, वो न रुकने पावे। एक ग्रामीण अपने में जिले का पहला मतलब अपने स्तर का पहला मतलब ग्रामीण विश्राम स्थल बनना है, हमने प्रस्तावित किया है। तो वो गांव के मध्य में ही हम पंचायत भवन के आसपास ही चाहते हैं कि यहाँ पर पब्लिक इकट्ठा होती है, सुबह शाम सब लोग अपना आराम करते हैं। तो एक ग्रामीण विश्राम स्थल का प्रपोजल चल रहा है कि वहाँ पर फर्श बना के बढ़िया पाइप चद्दर लगा के 2-4 बेंच रखवा दिया जाएगा। सुबह शाम लोग बैठ के अपना आराम करेंगे, चर्चा करेंगे, अच्छी बातें मतलब चर्चा करेंगे। तो अच्छा, और मतलब कुछ काम ऐसा है, कुछ सामाजिक सरोकार हमारा है कि हम चाहते हैं कि पारा खास दलित बस्ती में जो हमारे पूर्व प्रधान गयादीन जी थे, उनका एक सपना था, वो आज इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो पारा खास दलित बस्ती में एक उनका सपना ही था, 2 सपना था, बारात घर का। उनका सपना हम बारात घर का पूरा करने जा रहे हैं। बारात घर का बहुत जल्द निर्माण होगा। हम आने वाले प्रधान से भी अपेक्षा करते हैं कि वो काम न रुकने पावे। और बाबा साहब, इस देश के महापुरुष भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक प्रतिमा स्थापना होना था, वो समय कम होने के नाते रुक गया। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक प्रतिमा स्थापना यहाँ पर हो, जिससे ग्रामवासी अपने एक महापुरुष को, भारत रत्न को याद करके गर्व महसूस कर सकें। और हमारा एक सपना और है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से, जो इस देश के महान सपूत थे, प्रणेता थे, उनके नाम पर एक पंचायत भवन के पास जो तमाम प्रकार के प्रपोजल हमने आपको सुनाया, गिनाया, तो ये सब प्रपोजल बनने पर एक मुख्य द्वार, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक मुख्य द्वार का निर्माण कराया जाए। हमारा यही विचार है कि आने वाले भविष्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से मुख्य द्वार का निर्माण कराया जाएगा। यही हमारा मतलब जो है सामाजिक सरोकार हमारा 2-3 है। हाँ, बाकी जो भी मान लीजिए जो करते हैं, नहीं करेंगे, परियोजना रोकना चाहेंगे तो कभी मौका मिलने पर इन कामों को हम नहीं रोकेंगे। बीडीसी की बात आप कर रहे हैं, चुनाव की, हमको किसी का समर्थन नहीं करना है, लेकिन आज जो दलित बस्ती में घुसना नहीं चाहते थे, वो दलित बस्ती में आने पर अपना वो अपमान महसूस करते थे, वो जानते थे कि मतलब हम गंदे हो जाएंगे, अछूत समझते थे। आज वो चुनाव के मैदान में हैं, जो कभी दलित बस्ती में आना ही नहीं चाहे हैं, दलित बस्ती में कभी घुसे ही नहीं हैं, और आज वो चुनाव लड़ रहे हैं,
तो ऐसे लोगों को, जनता को चाहिए कि ऐसे लोगों को ज़रूर मतलब इनको पद से दूर रखें, जो कभी मतलब जो है समाज के बीच में रहे नहीं। आज वो चुनाव लड़ रहे हैं या गरीबों का अपमान किए हैं, गरीबों को अपमानित किए हैं। हमेशा किसी का घर जलाया जा रहा है, किसी की गिमटी फूंकी जा रही है, किसी को मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। तो ऐसे लोगों से पब्लिक दूर रहे, नहीं तो आने वाले समय में इनको काफ़ी जो है कष्ट झेलना पड़ेगा। कि जो गरीब विरोधी लोग हैं वो आज चुनाव के मैदान में हैं, जनता से मतलब जो है हाथ पांव जोड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद या हारने के बाद जरूर मतलब कुछ न कुछ दुर्भावना से ग्रसित होंगे जरूर। आप हमारे माध्यम से अपनी आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता से ही संदेश देना चाहते हैं कि प्रधान या बीडीसी का जो भी उम्मीदवार हो उसको सोच समझ के अपना ऐसा प्रधान और बीडीसी ऐसा चुनाव करें कि आने वाले समय में वो कष्ट देने वाला ना हो, कष्ट मतलब झेलने वाला हो। हाँ, जनता के दुख सुख को सुनिए। हाँ, जनता के दुख सुख को सुने और सक्रिय रूप से विकास कर सके। हाँ प्रधान जी, क्या आपको लगता है कि जो आपने आवास में नाम वगैरह दिए थे, कितने % आवास अभी वितरित हो चुके हैं आपके ग्राम सभा के अंदर, और कितने छूटे हैं जिनको आगे आने वाले कार्यकाल में दिया जाएगा? देखिए, 2011 वाली सिख सूची में 54 लोगों को मतलब आवास से आच्छादित कर दिया गया, एससी और जनरल बैकवर्ड मिलाकर। और बाकी इसे 2018 वाली आवास प्लस सूची में आवास 69 लोगों का नाम फीड है। करीब करीब आवास बिन एक भी परिवार नहीं बचे हैं जिनकी नाम सूची में नाम न हो। मगर जैसे आवास आना शुरू हुआ, 12 आवास हमारे यहाँ स्वीकृत हुआ, 13 आवास, 8 आवास एससी वर्ग का, 5 आवास सामान्य वर्ग का। तो कुछ खुराफाती किस्म के लोग हैं, शरारती तत्व, वो जो है शिकायत करना शुरू किए। आवास की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार इतनी मतलब सख्त गाइडलाइन है शासन की कि कहीं न कहीं कमियां रह जाती हैं। तो उसमें से 13 आवास में से 5 लोगों का आवास इन लोगों ने जांच करके रुकवा दिया, जो कि वो भी पात्र परिवार में ही आते हैं, लेकिन गाइडलाइन में कहीं न कहीं मतलब फंस जाते हैं। गाइडलाइन बहुत 225 शिकायत आवास पे लोग ऑनलाइन शिकायत कर चुके। गरीब के आवास पर 225 शिकायत की है, और बार बार शिकायत होने की वजह से अधिकारी कर्मचारी भी अपना उब जाते हैं कि हमको क्या करना, कार्ड देना पड़ता है। कार्ड देना पड़ता है, जबकि पात्र परिवार ही हैं। और उसमें कम से कम पहले मई माह में से आवास की शिकायत करना लोगों ने शुरू किया। 35 आवास धारक जो लाभार्थी हैं जिनका सूची में नाम है, किसी मतलब कुछ न कुछ कंप्लेन दिखा के जो है बार बार कंप्लेन करते रहे। 225 शिकायत मेरे पास है। अब शिकायत ये लोग करते हैं, बदनाम बाद में प्रधान को करते हैं, प्रधान स्वयं शिकायत करवाते हैं। जबकि आप जान रहे हैं कि ऑनलाइन शिकायत अगर आदमी करता है तो पहले जो है मतलब उस पर मोबाइल पे OTP आती है। OTP जब आएगी तो मतलब मैसेज आएगा, मैसेज आपको बताना पड़ेगा तभी आपकी शिकायत दर्ज होगा। उसमें मोबाइल नंबर सहित शिकायत है मेरे पास, कि उसमें मोबाइल और नंबर और नाम सहित शिकायत है। लेकिन लोग शिकायत बार बार शिकायत के आदी हो चुके हैं, और जब बार बार शिकायत करेंगे तो कुछ न कुछ कमियाँ तो आएंगी। नुकसान गरीब का हो रहा है। अभी और जांच चल रही है, 35 लोगों का फिर दिया गया है कि मतलब ये अपात्र की श्रेणी में आते हैं। इस हिसाब से तो हमको लगता है कि किसी को आवास मिल ही नहीं पाएगा। पूरी ग्राम सभा में किसी कोई नहीं मिलेगा। जैसी शिकायतें लोग कर रहे हैं उस तरह से किसी को मतलब आवास नहीं मिल पाएगा। ये लोग अगर अपना प्रधान बना लेते हैं, जो मनमाफी काम करवाना चाह रहे हैं, अगर चुनाव में जो मतलब जैसे कि अपना प्रधान चुनना चाह रहे हैं, अपने मनमाफी के दबाव में जो रहे, तो उस हिसाब से तो फिर भविष्य में आवास मिलना मुश्किल है। आपके यहाँ कृषि के लिए जो भी जिन व्यक्तियों के पास भूमि अभी उपलब्ध नहीं है कृषि संसाधन केंद्र कृषि करने के लिए, किस प्रकार से उनका काम हुआ, कि किसी को पट्टा दिया गया है या नहीं दिया? जी, सवाल आपने बहुत अच्छा किया। पिछले चुनाव घोषणा पत्र में हमने वादा भी किया था, लेकिन तब तक सरकार का परिवर्तन हो गया। हम लोग मतलब जो है विपक्ष में गिनती हम लोगों की जाए, विपक्षी प्रधान में गिनती की जाने लगी। 3 बार हमने सोची कृषि और आवास आवंटन हेतु लाभार्थियों की जो मतलब पात्रता के दायरे में आते हैं, 3 बार हमने मतलब सूची बनवाया। लेकिन कुछ तहसील स्तर पर कुछ लोग मतलब जो है
दबाव नाजायज़ दबाव डाल के जो हमारे विपक्षी लोग हैं कुछ, वो 3 बार हमने सूची बनवा कर खुली बैठक करना चाहा, लेकिन ऊपर से दबाव बनवा कर वो खुली बैठक नहीं होने, मतलब पट्टा के संबंध में सूची आगे बढ़ने नहीं दी। हाँ, इससे कृषि और आवास आवंटन नहीं। हमारे यहाँ ज़मीन भी करीब 65 बीघा ज़मीन उपलब्ध है। भूमिहीन लोग भी पात्र लोग हैं। मैं यही अपेक्षा करता हूँ भविष्य में कोई भी प्रधान आए या ऐसा प्रधान चुने जो खुली बैठक करके, जनता की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करके जो भी भूमिहीन है कृषि और आवास आवंटन जल्द से जल्द करवाए। लेकिन कुछ दबंग श्रेणी के लोग ऐसे लगे हैं कुछ प्रत्याशी के ऊपर कि जो अपने मन से हिल नहीं सकते। दबंगों का दबाव है कि वो जो है आवंटन नहीं होने देना चाहते हैं। कुछ दबंग का प्रभाव है। तो ऐसे प्रधान को जनता न चुने कि जो भविष्य में अपने मन से कोई काम न करा सके। हाँ, सहयोग करना अलग बात है। कोई भी सहयोग विकास के मामले में प्रधान का सहयोग करे, लेकिन ऐसा प्रधान न हो आवे कि जिसका एकदम दबंग का दबाव हो कि बात में वो कहे कि हम कान लाल कर देंगे, हाँ, हाथ पैर तोड़ देंगे, काम नहीं होने देंगे, हमारा कहा नहीं चलेगा, हम जिता रहे हैं उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो ऐसा अगर प्रधान चुन के आएगा तो फिर विकास नहीं हो पाएगा। तो विद्युत योजनाओं का कितना % अभी लाभ नहीं मिल पाया है ग्राम सभा में? हमने आपको बताया कि 4 मजरों का विद्युतीकरण हो गया था। अभी 4 मजरे प्रस्तावित हैं। इसी वित्तीय वर्ष में जो अप्रैल महीना चल रहा है, इसी वित्तीय वर्ष में 4 मजरे, जिसमें गरबा पारा है, हरिलाल का पूरा, पाठक का पूरा, पांडेपुरा, 4 मजरे बचे हुए हैं। इनका बहुत जल्द इसी महीने में या मई तक जो है 100 पोल मतलब है बजट में 100 पोल मई तक जो है गिर जाएगा। तो इसका दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण होना 100% सुनिश्चित है 4 मजरों का। और क्या आपका आगे का प्रपोजल है? आगे का जो प्रपोजल है हमारा, जो मतलब हमने जो एक्शन प्लान तैयार किया था अपने कार्यकाल में, ये आगे बढ़ाया फाइल। प्राइमरी विद्यालय हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल तक विद्यालय है। तो हमने प्रपोजल मतलब एक बार भेजा था और इसका प्रपोजल हमारे दिमाग में ये बात है कि जूनियर हाई स्कूल का उच्चीकरण करके कन्या हाई स्कूल का निर्माण करा जाता है। हमारे गांव की जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो 8वीं तक पढ़ने के बाद फिर दूर दराज होने के नाते जो भी 1-2 स्कूल चल भी रहे हैं, ढंग से नहीं चल रहे हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट के स्तर के, तो बच्चियां जो है घर बैठ जाती हैं 8वीं पास करने के बाद। फीस भी ज़्यादा रहती है। फीस भी ज़्यादा रहती है। हम चाहते हैं कि सरकारी विद्यालय जो हमारे यहाँ जगह भी पर्याप्त है, जूनियर हाई स्कूल तक विद्यालय है, वो कन्या माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित हो, उसका उच्चीकरण हो जाए। और यहाँ पर जो गांव की बच्चियां हैं और अगल बगल अड़ोस पड़ोस की बच्चियां हैं वो हाई स्कूल तक की शिक्षा यहाँ पर ले सकें। उसके बाद वो आगे इंटरमीडिएट स्तर तक की शिक्षा हैदरगंज या कोरे भर जा सकती है आराम से। हमारा ही रोड मैप है कि मतलब कन्या हाई स्कूल में परिवर्तन हो विद्यालय का।